हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनी विजडम में। जैसा मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि वायरल आउटब्रेक्स को लेकर जो रीसेंट बर्ड फ्लू के वायरल आउटब्रेक्स हुए हैं, उन्हें लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और 4 अप्रैल को एक मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, जो नई दिल्ली में हुई और उसमें ऑनगोइंग जो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक है, कई सारे स्टेट्स में जो फैला हुआ है अभी, जिसकी वजह से एक पूरा पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर एक तबाही मची हुई है, उसको लेकर एक मीटिंग हुई जिसे अलका उपाध्याय जी ने चेयर किया, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो गवर्नमेंट की जो सुप्रीम अथॉरिटी है एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, वहाँ उन्होंने मीटिंग की, स्टेक होल्डर्स थे, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पर, और आईसीआर के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स भी थे। तो पर्पस जो था मीटिंग का वो ये था कि जो करंट सिचुएशन है बर्ड फ्लू की इंडिया में, उसे आंका जाए, उसे देखा जाए। पर्टिकुलरली जो H5N1 स्ट्रेन जो बर्ड फ्लू की है, जो मैं अपनी अलग-अलग वीडियोज़ में आपको बहुत विस्तार से बता चुका हूँ पिछले 4-5 सालों से। मैं बर्ड फ्लू को लेकर बहुत अवेयर करने की कोशिश करता हूँ फार्मर्स को, आम जनता को, ताकि इसकी जो एक ग्रेवनेस है उसे हम समझ सकें और वक़्त रहते उस पे कदम उठा सकें। देखिए, हो क्या रहा है कि बर्ड फ्लू को ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसे ये समझा जाता है कि ये स्पीशीज़ क्रॉस करके कभी ह्यूमन के अंदर भी आ सकता है। क्योंकि पोल्ट्री में तो और भी बीमारियाँ होती हैं, बहुत मतलब भयानक बीमारियाँ भी होती हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट कभी ऐसे कदम नहीं उठाती है जैसा वो बर्ड फ्लू को लेकर एकदम से एक्शन में आ जाती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इसी मोड में काम करती हैं। जब भी उन्हें लगता है कि बर्ड फ्लू का वायरस आउटब्रेक हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी पोल्ट्री को साफ करना शुरू कर देते हैं, कलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ इंडिया में भी अपनाई जाती है। तो H5N1 का जो स्ट्रेन का जो अभी रीसेंट आउटब्रेक हुआ है और चल रहा है पिछले 3, 4, 5 महीनों से, उसको लेकर ये मीटिंग हुई है और ये देखा गया है कि 34 एपिसेंटर्स या 34 सेंटर्स पर 8 स्टेट्स के अंदर ये वायरस देखा गया। 6 एक्टिव आउटब्रेक ज़ोन्स को मतलब आइडेंटिफ़ाई किया गया। ये झारखंड में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में मेनली इसके आउटब्रेक्स हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन जगहों से भी रिपोर्टिंग इसकी हुई। तो जो डिस्कशन था उस मीटिंग का वो ये था कि अर्जेंट मेजर्स इस बीमारी को रोक इसकी रोकथाम के लिए और इसके और फैलाव को रोकने के लिए क्या लिए जा सकते हैं, तो या क्या लिए जाने चाहिए। तो उससे ये अनाउंसमेंट हुआ, गवर्नमेंट की एक नई रूलिंग आई। इस रूलिंग में मैंडेट कर दिया गया रजिस्ट्रेशन ऑल पोल्ट्री फार्म्स विद स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं अक्रॉस द इंडिया, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई सी भी टाइप का, क्योंकि ये डिटेलिंग नहीं हुई है कि बड़ा फार्म को ही रजिस्टर कराना है, छोटा फार्म को रजिस्टर कराना है। लेकिन जितने भी पोल्ट्री फार्म कमर्शियली चल रहे हैं और मेरे ख्याल से जो लोग घर में भी पाल रहे हैं, उन्हें भी शायद ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हम इसे इतनी मुर्गियाँ पाल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ताकि ट्रैकिंग की जा सके, बर्ड्स की ट्रैकिंग हो सके कि जो आउटब्रेक है वो किस तरीके से फैल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसे रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। जो पोल्ट्री फार्मर हैं उन्हें जागरूक करने के लिए मीटिंग्स करना, उन्हें अवेयर करने के लिए कि कैसे बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भी बर्ड फ्लू की कोई वैक्सीन तो है नहीं, है ना? मतलब H5N1 की नहीं है, एलपीआई की वैक्सीन आ गई है, वेंकीज़ बनाती है वेंजेम नाम से। लेकिन और जो H5N1 है उसके लिए कोई वैक्सीन ऑफ़िशियली नहीं है। कुछ लोग वैसे करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑफ़िशियली जो हाई पैथोजेनिक स्ट्रेन्स है, एचपीआई है, उसके लिए ऑफ़िशियली कोई वैक्सीन अभी नहीं है और गवर्नमेंट ने वो अलाउ भी नहीं की है। तो ये जो रूलिंग मैंडेट हुई है, इसमें रजिस्ट्रेशन होना है सभी पोल्ट्री फार्म का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ। ये मीटिंग कृषि भवन में हुई और जो एस्केलेटिंग बर्ड फ्लू क्राइसिस इस टाइम चल रहा है, उसके लिए ये मीटिंग की गई थी। इसमें बस डर यही है गवर्नमेंट को भी
और वैसे भी क्योंकि पिछले साल क्या हुआ अमेरिका में आपने देखा टेक्सास में डेयरी एनिमल्स के अंदर गायों के अंदर बर्ड फ्लू का वायरस जंप करके आ गया और वो गाय के दूध में रिस रहा था, दूध में पाया गया। इवन पाश्चराइज मिल्क में भी बर्ड फ्लू का वायरस बिना मरे, बिना खराब हुए पाश्चराइज मिल्क में भी बर्ड फ्लू का वायरस आया। तो इसकी जो स्पीशीज क्रॉस करने की जो एक कैपेबिलिटी है बर्ड फ्लू के वायरस की वो काफी ज्यादा है। बहुत मतलब वाइल्ड बर्ड्स के अंदर ये पाया जाता है, इवन मैमल्स के अंदर भी आ जाता है, कैट्स के अंदर देखा गया है। तो इसका जो आउटकम आया वो यही आया कि पोल्ट्री सेक्टर को अगर हमें बचाना है, क्योंकि ये सिर्फ पोल्ट्री फार्मर्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक तो पब्लिक हेल्थ के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि वायरस ऐसा ना हो कि इंसानों के अंदर ट्रांसमिट होने लगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पोल्ट्री एक न्यूट्रिशन का, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अंडे हैं या फिर जो ब्रॉयलर मीट है या फिर देसी जो पोल्ट्री पाली जा रही है काफी बड़े पैमाने पे, सोनाली वगैरह, एफएफजी भी पाले जाते हैं। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट मतलब सजग रहती है और रहना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीमारी को ट्रैक करना आसान करने के लिए पोल्ट्री फार्मर्स को अपने स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप अपने यहाँ जो ब्लॉक में ऑफिसेज होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, जो ऑफिसेज हैं वेटनरी डॉक्टर जहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर कांटेक्ट में रहिए। वहाँ पर शायद आपको फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे। उनके पास ये बात आ जाएगी तो आप खुद ही उन्हें कांटेक्ट करके उसे रजिस्टर करके अपना फॉर्म को भर दें। कोई ज़्यादा मतलब उसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन ये पता रहेगा स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, वेटनरी डॉक्टर्स को, कि फार्म कहाँ कहाँ है। अगर उन्हें कोई ऐसा केस मिलता है जहाँ पर बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ है तो वो आपको भी उसमें गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर कलिंग करने की ज़रूरत हुई तो कलिंग की जाएगी और आपको उसका कंपनसेशन भी मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए रजिस्टर नहीं कराते हैं और गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है और पकड़े जाते हैं तो फिर क्या उसमें आप पे कार्रवाई होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप बर्ड फ्लू के वायरस को, उसके आउटब्रेक को समझिए। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और अब वैक्सीन भी क्योंकि आने लगी है, वैक्सीन आ चुकी है, तो कोशिश करिए वैक्सीन लगा हुआ चिक्स ही जो है वो आप खरीदें। कम से कम एलपीआई से तो आप बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो बैकग्राउंड है इस बात की, इस पे हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे आज। ये तो मैंने बताया कि मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या बात हुई और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर आपको कराना है, किसने मीटिंग की। तो की पॉइंट्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं जल्दी-जल्दी। वो ये हैं कि पोल्ट्री फार्म्स इंडिया के अंदर उन्हें रजिस्टर करना स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ 1 महीने के अंदर-अंदर ये ज़रूरी हो गया है और ये 4 अप्रैल की खबर है, ताकि बीमारी को ट्रैक किया जा सके, फिर उसके बाद उसे कंट्रोल किया जा सके। अभी जो न्यूज़ में आया है, ये जो आउटब्रेक्स हुए हैं, देखिए एक बहुत बड़ी तबाही मची है पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ महीनों से। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो साउथ के स्टेट्स हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर कई फार्म्स एक-एक रात में, 2-2 दिन के अंदर पूरे-पूरे साफ हो गए। कोई उन्हें मतलब देखने वाला नहीं था और जब इस टाइप की बीमारी आती है, तो कोई उसमें हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये बहुत बड़े पैमाने पर देखे गए। तो एविडेंस इससे यही मतलब सामने आया कि कुछ नए कदम उठाए जाएँ, है ना? और उन कदमों को मतलब वो जो फैसले लिए जाएँ उसका मकसद यही है कि हम जो आउटब्रेक्स हैं उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने में थोड़ी-सी समर्थ रहे। तो पर्टिकुलरली H5N1 के आउटब्रेक हुए कई सारे स्टेट्स के अंदर और ये आउटब्रेक जो थे, इनमें बर्ड्स की कलिंग की गई, बर्ड्स को मारा गया और अंडों को डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है? 4 अप्रैल की ये खबर है, 4 अप्रैल को ये मीटिंग हुई थी। उसमें यही कहा गया फार्मर रजिस्टर करें और बायोसिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी अपने फार्म पर इम्प्लीमेंट करें। बायोसिक्योरिटी के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए हुए हैं। आप उन्हें सर्च कीजिए और उन्हें देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जानकारी मिलेगी। तो फार्मर्स से ये गुज़ारिश है कि 100% कॉम्प्लायंस को फ़ॉलो करें।
मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने आप को रजिस्टर ना कराएँ, क्योंकि भई क्रूशियल है। भई फूड इंडस्ट्री भी तो है ना, हमें प्रोटीन मिल रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसे प्रोटीन भी तो बर्ड से और अंडों से मिल रहा है ना। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि स्पेसिफिकली हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 या H9N2 जो है, वो एक रिकरिंग इश्यू है, बार-बार ये इस वायरस का आउटब्रेक देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ये अजीब-सा था क्योंकि बहुत लंबा ये चल रहा है, दिसंबर के एंड से या दिसंबर से शायद शुरू हो गया था ये, और अभी तक इसके केसेज़ आ रहे हैं। तो फरवरी में ये काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे देखने को मिले इसके केसेज़, और इस बार ये पोल्ट्री में ही कंसंट्रेटेड था, किसी और स्पीशीज़ में ये ज़्यादा नहीं देखा गया, है ना? भारत में ब्रॉयलर मांस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रॉयलर व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। परंतु बढ़ती मांग के साथ साथ ब्रॉयलर उत्पादन में नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, अच्छी हैचरी का चूजा। दूसरा, उपयुक्त मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव। और तीसरा, फीड। ब्रॉयलर की उत्पादन लागत में फीड का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह लगभग कुल लागत का 70% तक होता है। यदि फार्मर फीड को अपने आप बना ले तो कई सारे फायदे उसे हो सकते हैं। जब आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को जांच परख कर फीड में मिलाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं। अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है और लूज ड्रॉपिंग कम होती है। बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती हैं। एफसीआर कम आता है और फीड सस्ता बनता है। बाहर की फीड की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती और रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलते। अक्सर उसे सस्ता बनाने के लिए लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी ब्रेकडाउन की समस्याएं आती हैं और उसके बढ़ते दाम भी फार्मर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं। इसके लिए आईएमएन पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मक्का, सोया डीओसी, खाने का तेल, लाइमस्टोन पाउडर, कैल्शियम फॉस्फेट और आईएमएन पायरोफॉस का ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। हम फीड मिल लगवाने से लेकर पूरी तरह से फीड बनाने और अच्छा एफसीआर लाने के लिए गाइड करते हैं। और ब्रीडर की पॉपुलेशन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, जिसकी वजह से चिक्स वीक आए, और वीक चिक्स की वजह से आपने देखा कि और जो बीमारियां थी वो भी गहन होती चली गई। एचपीआई या एलपीआई जब हो जाता है तो वो चिक्स की इम्यूनिटी को, बर्ड की इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर देता है ना। आपने देखा होगा इस बार ई कोलाई के केसेस भी हद से ज़्यादा देखने को मिले, और वो केस ऐसे थे जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे। हालाँकि मैंने कहीं 2-4 जगह इंजेक्शन से कंट्रोल करने की कोशिश की और हुए भी काफ़ी हद तक, लोगों ने बेच दिया उसे। वरना इस बार का वायरल मतलब पिछले जब से मैं मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10-12 साल से, मैंने ऐसा नहीं देखा है। 2021 का भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ये डिस्पर्सिव है, ये किसी एक जगह नहीं था। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कुछ कम, मतलब था हर जगह, और अब भी है हर जगह। और हमारे यहाँ कोई सर्विलेंस नहीं है, कोई ये नहीं बता सकता, हर जगह लैब्स में नहीं भेजे जाते सैंपल, है ना? और फार्मर भी ऐसी मॉर्टेलिटी को दबाता है, नहीं किसी को आने देता या बताता नहीं है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अथॉरिटीज़ वहाँ जाके उसे वो भी मतलब परेशान करें, या मतलब इन चीज़ों से वो खुद भी बचना चाहता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है। तो झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये सब न्यूज़ में थे। तो मार्च 2025 में लगभग 5500 बर्ड रांची के अंदर कल किए गए, उनकी कलिंग हुई, और आउटब्रेक जो था वो गवर्नमेंट जो पोल्ट्री फार्म था वहाँ पर, इंडिया टुडे की खबर है ये, वहाँ उस पोल्ट्री फार्म में देखा गया। अब ये किसी आम फार्मर का होता जो गवर्नमेंट को पता ही ना हो, वेटरनरी डॉक्टर को पता ही ना हो कि भाई यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे पूरे का पूरा फ्लॉक साफ हो जाए, और वो एचपीआई की वजह से हो, है ना? तो आप सोचिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। उस फार्मर के लिए खुद खतरनाक हो सकती है ये बात, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वायरस तो ऐसे ही मुर्गी से ट्रांसफर होगा ना किसी इंसान के अंदर, अगर उसे होना हुआ तो। तो
डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयर रहने की ज़रूरत बहुत है। आज तक तो कभी ख़ैर ऐसा हुआ नहीं है कि बर्ड फ्लू का वायरस इंसान के अंदर मतलब वो इस टाइप से ट्रांसमिट हुआ हो कि वो फिर इंसान से इंसान में चला जाए। कोविड किस वजह से खतरनाक था? कोविड इस वजह से खतरनाक था कि पहली बार वो चमगादड़ से या बैट से जैसा कहा जाता है या साइवेट से जो थ्योरी दी जाती है वो इंसान के अंदर आया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंसान के अंदर आता, उस इंसान की तबीयत खराब होती, जो भी कुछ होता वो वहीं पे रहता, है ना? अगले इंसान में भी वो साइवेट से ही जाता, चमगादड़ से ही जाता, तब तो ये बात ठीक थी। लेकिन पहली बार वो चमगादड़ से या साइवेट से इंसान के अंदर गया, अगली बार उसे साइवेट की जरूरत नहीं रही, वो फिर इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होने लगा। तो इस बात से डरा जाता है, इस बात से ही मतलब पूरी दुनिया खौफ खाती है। बर्ड से इंसान में चला जाए कोई बहुत इशू नहीं होता, जाते भी हैं ये वायरस और बीमारी भी करते हैं, हर एक लेवल की बीमारी करते हैं, लोग मरे भी हैं इससे। लेकिन इंसान से इंसान का ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखा गया है। तो ये जो आउटब्रेक होते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, और वाइल्ड बर्ड मैमल्स वगैरह में भी क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से ये मतलब अथॉरिटीज इससे डरी रहती हैं। जो मेरी वीडियो है कि आखिर अथॉरिटीज क्यों डरती हैं इस चीज से, उसमें इसमें इस बात को डिटेल में बताया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है वो एक्टिवली कुछ एडवाइजरीज अपनी इशू करता रहता है, और नेशनल एक्शन प्लान बना था प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा 2021 में। 2021 में एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया बर्ड फ्लू को रोकने के लिए या कम करने के लिए। देखिए इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, मीट भी जाता है, अंडे भी जाते हैं। और अगर ऐसा पता चले कि भाई यहाँ पे इस कंट्री में बर्ड फ्लू है तो उस एक्सपोर्ट पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्लान के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान प्रिवेंशन के लिए बना, बर्ड फ्लू के रोकने के लिए जो बना, उसके अंदर रूटीन सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब है कि सैंपल्स लेके लैब में भेजे जाने चाहिए रूटीनली, और वहां पर उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो हमारी जो भोपाल के अंदर हाई वो जो बायोसिक्योरिटी वाली हाई सिक्योरिटी जो लैब है ग्रेड 4 की, उसके अंदर वो सैंपल भेजे जाते हैं, और अगर वो सैंपल पॉजिटिव आ जाते हैं तो स्टैंपिंग आउट की जाती है इन्फेक्टेड बर्ड की 1 किलोमीटर के रेडियस में। मतलब सर्विलेंस होना है, सर्विलेंस करना है, मतलब देखना है कहाँ पर सैंपल भेजने हैं, अगर कहीं इस टाइप की मोर्टेलिटी अगर वहां पॉजिटिव आ जाता है तो 1 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी बर्ड हैं, मतलब इनफैक्ट मान लीजिए एक ही फार्म हुआ है और 1 किलोमीटर के रेडियस में 5 फार्म है, तो दूसरे फार्म्स में अगर नहीं भी आया तब भी उनकी बर्ड की कलिंग स्टैंपिंग आउट हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेशन सर्विलेंस होती है इस एक्शन प्लान में, मतलब जब उन मुर्गियों को मार दिया गया उसके बाद भी वहां पर सैंपल चेकिंग चलती रहती है। तो इसके ऊपर ये वाला जो अब रूलिंग आई है, इसी के एडिशन में इस रूलिंग को डाला गया है कि अब रजिस्टर भी आप अपना फॉर्म कराइए। तो रिसेंट डेवलपमेंट यही इसमें देखने को मिले हैं एडिशनल। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ये 4 अप्रैल को जो मीटिंग हुई यूनियन गवर्नमेंट की, इसमें बताया नए डायरेक्टिव मिले, और ये लाइव मिंट और हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस में ये सारी खबर है, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो जो 3 prong स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, जिसमें स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है, किया जाना चाहिए, और सर्विलेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, और खासकर उन जगहों पर चेक करते रहिए जहां पर इसके होने के चांसेस होते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज में और इन जगहों में। और खासकर अगर सिम्टम इस टाइप के हैं कि एक साथ बर्ड मर रहे हैं या फ्लॉक साफ हो रहा है तो ये चीज़ बढ़ जाती है। और तीसरी इसमें चीज़ आती है स्टैंपिंग आउट, कि उन बर्ड्स को गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है उन्हें, या फिर जला दिया जाता है, जैसे भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज उसे अ, चाहें वो मतलब उस हिसाब से फैसला लेती हैं। तो स्ट्रेटजी यही रहती है कि डिजीज को ट्रैक किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और जो कि पोल्ट्री सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, रूरल लिवलीहुड्स हैं, उन्हें भी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर अगर ये मेजर्स ना लिए जाएं, लोगों को ना सिखाया जाए, बताया जाए, अवेयर ना कराया जाए, तो हो सकता है कि ये इसका जो नुकसान का पैमाना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो 100% कॉम्प्लायंस इसमें मतलब चाहिए, कि इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा।
ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएँ। कल को ऐसा ना हो कि कोई आपके फार्म पे आए और कहे कि इसे अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए कहाँ है, और आप दिखा ना पाएँ, या तो फिर आप को फिर वो फॉर्म बंद करने के लिए नोटिस दे दें, फिर आपको फिर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ें, है ना? तो आपको पता ही है फिर गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं और कितनी आपको परेशानी उसमें झेलनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड पोल्ट्री इंडस्ट्री स्टेक होल्डर टू एंश्योर कंप्लायंस एम्फसाइजिंग, मतलब कंप्लायंस का मतलब है जो-जो चीज़ें बर्ड फ्लू को रोकने के लिए बायोसिक्योरिटी वगैरह ये है, उन्हें फॉलो करें, हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और कंट्रोल्ड फार्म एक्सेस रखें, हर ऐरे-गैरे को फार्म में ना आने दें। जैसे तेलंगाना में हुआ है कि तेलंगाना में ऑलरेडी ये वार्निंग दे दी गई है और चेक पोस्ट बनाई गई हैं पोल्ट्री के मूवमेंट को लेकर, ठीक है? तो मतलब अगर कहीं आप मुर्गा जा रहा है बिकने के लिए, तो वो किसी चेक पोस्ट से होकर गुजरेगा और उससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से लेके आ रहे हो, ये कहाँ बेचना है, तो ये सब सारी चीज़ें ट्रैकिंग में डाली जाएंगी। तो कंपनसेशन मैकेनिज्म फार्मर के लिए हैं, जिनकी बर्ड कल हुई है, जिनकी बर्ड्स को मारा गया है, वो पास्ट जैसा ही अभी है, जिसमें गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50 शेयरिंग करती है। मतलब किसी की अगर बर्ड्स को मारा गया है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फंड या उसका कंपनसेशन दिया जाता है, जो भी उनका कंपनसेशन होता है वो तो मुझे नहीं पता है कितना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर 100 रुपए देने हैं तो 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो नई रजिस्ट्रेशन जो रूलिंग आई है उसमें इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसके लिए एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ठीक है? उस पे नई रूलिंग में मतलब जितना मिलता आया है पहले उतना ही मिलेगा, लेकिन एक नई चीज डिजीज कंट्रोल करने के लिए आ, दे दी गई है, मतलब बता दी गई है कि आप रजिस्टर कराइए अपना। तो इस रूलिंग से पहले पोल्ट्री फार्मिंग इंडिया में मतलब उसे लाइसेंस चाहिए ही होते हैं, मतलब जैसे और परमिशन भी चाहिए होती है, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटीज से लेना पड़ता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ता है, इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है अगर आप कोई बड़े लेवल की फार्मिंग कर रहे हैं या कमर्शियल फार्म्स हैं आपके पास, तो जीएसटी वगैरह भी चाहिए होता है, कमर्शियल मीटर चाहिए, है ना? या एग्री फार्मिंग में जो भी कॉम्प्लायंस होते हैं उन्हें आपको फॉलो करना होता है। लेकिन जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली बर्ड फ्लू को ट्रैक करने के लिए, ये नया डेवलपमेंट है। ये अप्रैल 2025 से पहले ऐसा नहीं था। कॉम्प्रिहेंसिव जो फोकस है सर्विलेंस और कंटेनमेंट के ऊपर है, और जिसमें अब मैंडेटरी यूनिवर्सल फार्म रजिस्ट्रेशन, सबको फार्म का रजिस्ट्रेशन कराना है, ये इसमें ऐड हुआ है। चैलेंजेस और फ्यूचर आउटब्रेक इसका क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इतने सारे छोटे-छोटे फार्म्स हैं कि जिनका पता लगाना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो छोटे फार्मर हैं, क्योंकि इस बार की अगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ को हम देखें, तो उसमें ये बात लिखी है कि इस बार का जो आउटब्रेक है वो बैकयार्ड फार्म्स में जो छोटी फार्मिंग कलर बर्ड वगैरह की फार्मिंग कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा था। उनकी जो पोल्ट्री मरी है वो ज़्यादा मरी है, या उनके यहाँ नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान बैकयार्ड फार्म्स में ज़्यादा हुआ है, जो छोटे-छोटे फार्मर कलर बर्ड या देसी बर्ड पालते हैं। उनके पास कोई रिसोर्सेज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, कोई उनको बायोसिक्योरिटी का कुछ नहीं पता होता है, और जब छोटी चीज़ होती है तो उसमें पैसा भी इतना नहीं लगाते हैं, और उन्हें जब अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की, तो वो कहाँ जाएँगे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने, है ना? तो उन लोगों तक पहुँचना गवर्नमेंट के लिए या उसके लिए एक चैलेंज ज़रूर है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को एटलीस्ट अपने डॉक्टर से, जो भी आपके लोकल डॉक्टर होंगे, ब्लॉक के डॉक्टर होंगे, उनके कॉन्टैक्ट में रह के आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो कोई आपके फार्म पे आए, फिर आपसे कहे कि ये लाइसेंस दिखाओ या रजिस्ट्रेशन दिखाओ, आपके पास ना हो, फिर आपको उसमें जो खर्चा आने वाला था, उससे ज़्यादा खर्चा आ जाए, देना पड़ जाए, है ना? दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को भी अब कंसीडर कर रही है कि जो एचपीआई की वैक्सीन है वो बनाई जाए। लेकिन उसकी फिज़िबिलिटी क्या है, अब गवर्नमेंट ही इस चीज़ को मतलब उसमें आ रही है, वो मतलब देखा जा रहा है कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे H9N2, क्योंकि ये नागालैंड ट्रिब्यून की खबर है ना? आईसीआर निषाद जो है भोपाल में, जिसको मैंने बताया हाई सिक्योरिटी लैब जो है, उसमें ये वैक्सीन
एचपीआई की वैक्सीन H9N2 वैक्सीन डेवलप करने की एक कोशिश चल रही है और उसकी फिजिबिलिटी को देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बिना, मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में आज से लगभग 3-4 साल पहले भी इस बात को एडवोकेट किया कि इकोनॉमिक लॉसेस को रोकने के लिए और स्पिल ओवर को रोकने के लिए ज़रूरी है कि एचपीआई की वैक्सीन लगाई जाए पोल्ट्री में। और इसे, क्योंकि पोल्ट्री आम मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड, वेल रिसर्च इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मतलब खूब नॉलेज है, खूब मतलब उसमें रिसर्चेज हो रही हैं और बहुत इसमें पैसा लगा हुआ है। ब्रीडर्स की वैल्यू बहुत है, बहुत कीमती बर्ड्स होते हैं, प्राइमरी ब्रीडर हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, प्राइमरी ब्रीडर्स हैं। ठीक है। उसके बाद वैसे बर्ड्स आते हैं, ब्रॉयलर या लेयर, तो उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरीके से बर्ड मरने लगे और ब्रीडर पॉपुलेशन मान लीजिए साफ होने लगे, तो चूजे कहाँ से आएंगे? तो इस वजह से ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच को डेवलप किया जाए, जिसमें एक इस चीज़ को भी देखा जाए कि आउटब्रेक को मिनिमाइज करें, बायोसिक्योरिटी वगैरह, और साथ साथ वैक्सीन को भी अ, हमें गवर्नमेंट को अलाउ इसमें करना चाहिए। एचपीआई की वैक्सीन को, एलपीआई की वैक्सीन तो हो ही रही है। तो इन स्टेट्स में मैंने जैसा बताया कि देखने को ये मिला, तो कंक्लूजन यही है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पोल्ट्री फार्म्स का 4 अप्रैल को अनाउंस हुआ, सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का बर्ड फ्लू को, आउटब्रेक्स को मैनेज करने के लिए। और सभी फार्मर भाइयों को इसमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, अथॉरिटीज़ की हेल्प करनी चाहिए, ताकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को हम संभाल सकें और इसे प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख सकें, और कम से कम मतलब नुकसान इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को इससे पहुंचे। तो बैकयार्ड पोल्ट्री जो करते हैं खासतौर से, वो भाई ध्यान रखें, वो फार्मर भाई ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर, और टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग अपने लोकल अथॉरिटीज से अपडेट लेते रहें। फिर किसी वीडियो में इसी तरीके की जानकारी लेकर, अवेयरनेस लेकर आपके लिए हाजिर होंगे, क्योंकि यही उद्देश्य, यही एम रहता है कि आप तक सही जानकारी टाइमली पहुँचे, है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। IMN पायरोफॉस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेसपोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स, जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो, जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेनेट एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ सीआरडी और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलिमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल DS द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं,
और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं।